ओके। सो एक डाउट मेरे को टेलीग्राम के ऊपर किसी स्टूडेंट ने पूछी थी। वो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और आई थिंक आपको भी वो टॉपिक कवर करना चाहिए। बेसिकली वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से देखें तो इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ। मैं डाउट ले लेता हूँ उनके यहाँ पे। ये उन्होंने मुझे डाउट भेजी थी। आई डोंट नो प्रॉपरली कि कौन से मटेरियल से ये डाउट है, बट अपन को इसको कवर करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको रीड कर रहा हूँ और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। टेस्टी ब्रांड कंपनी मैन्युफैक्चर कैंडी फॉर ए जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हेज फॉर मेन प्रोडक्ट चोको, नूगा, पीनट्स एंड कोकोनट बार। के हमारे पास फोर मेन प्रोडक्ट है। कौन कौन से? कि चोको, नूगा, पीनट्स एंड कोकोनट बार। जॉइंट कॉस्ट फॉर वन बेच आर एज फॉलोज। कि यहाँ पे एक बेच जब बनाते हैं, एक बेच में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? चार बन रहे हैं। तो जॉइंट कॉस्ट कितनी लग रही है? कि डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास $30,500, डायरेक्ट लेबर $19,500, ओवरहेड 22,000 एंड जॉइंट कॉस्ट हमारे पास टोटल मिला के $72,000 की कॉस्ट लग रही है। एट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट वन जॉइंट प्रोसेस बेच यील्ड 30,000 चोकोबार। कि आप यदि जॉइंट प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहां पर आप चोकोबार को 30,000 यूनिट्स में बना रहे हो। 25,000 स्नूगा बार, 20,000 पीनट बार एंड 15,000 कोकोनट बार। ऑल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कि सारे प्रोडक्ट को यदि हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर यदि सेल कर दें, है ना। स्प्लिट ऑफ का मतलब कि जैसे ही प्रोडक्ट बना, बनते ही हम इसको सेल कर दें। जो जिस पोजीशन में बना है उसी पोजीशन पे हम सेल करते हैं, वहां पर वो पोजीशन होती है स्प्लिट ऑफ। प्राइजेस आर $0.75, $0.75 पर चोकोबार। एक चोकोबार को हम बेचेंगे तो यहाँ पर 0.75, $1 पर नोगा बार एंड 1.25 पर पीनट्स बार एंड 1.5 कोकोनट बार। यहाँ पर स्प्लिट, जहां पर अपन स्प्लिट ऑफ में बेचेंगे उसकी यहाँ पे पर यूनिट प्राइस दे रखी है। Tasty Brands has the options of a future processing all the product into king size bar with the following added cost and premium prices। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि चोको बार जो बन रहा है उसको थोड़ा प्रीमियम बना सकते हैं अपन, थोड़ा फर्दर प्रोसेस करके, और इसको अच्छी प्राइसेस के ऊपर हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चोको बार में हम 18,000 की कॉस्ट ऐड करेंगे और उसको मार्केट में क्या करेंगे 1.25 पर बार के अकॉर्डिंग इसको सेल कर सकते हैं। नुगा में हम 20,000 की एडिशनल कॉस्ट करने वाले हैं और उसको फिर मार्केट में 1.75 पे बेचेंगे। पीनट्स में 22,000 की कॉस्ट ऐड करेंगे और 2.5 में बेचेंगे। और कोकोनट बार का 24,000 में हम कॉस्ट को ऐड करेंगे और 3.25 में इसको बेच सकेंगे। What are the joint costs allocated to the coconut bar under the constant gross profit method? कि हमारे पास constant gross method के अकॉर्डिंग बताना है कि कोकोनट बार का जो जॉइंट कॉस्ट है उसका एलोकेशन पार्ट कितना आएगा। तो नोट दिस मींस द एलोकेशन अक्रॉस ऑल फोर बार्स वोंट एड अप परफेक्टली टू द जॉइंट कॉस्ट। हाँ सर, ये परफेक्टली जॉइंट कॉस्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस कह रहा है इसको एक बार रीड करते हैं वापस लिख के। ओके, तो हमारे पास एक चोको बार है, दूसरा नूगा है, तीसरा पीनट है और चौथा कोकोनट है। और अपन को एक कोकोनट का ही पूछना है ना। हाँ, तो कोकोनट का ही पूछ रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। यूनिट प्रोड्यूस एट स्प्लिट पे तो आप कहोगे यहाँ पर 30,000 हम क्या करें चोकोबार, 25,000 नूगा एंड 20,000 पीनट बार एंड 15,000 हम करें कोकोनट। 15,000 हम करें कोकोनट तो हमारे पास कितना टोटल यूनिट प्रोडक्शन हो गया। तो 30,000 प्लस 25,000 55,000 प्लस 20,000 75 और 15,000 90,000 हमारे पास टोटल में आ गया यूनिट्स प्रोडक्शंस 90,000। ओके, सोल्ड 8 स्प्लिट। यदि मैं इनको यहीं पे बेचता हूं तो यहाँ पे क्या रेट लगेगी मेरे पास। तो यहाँ आपको 0.75 1 1.25 एंड 1.50। ओके,
तो इसको फटाफट निकाल दो, इसके सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, तो 30,000 इंटू 0.75, तो ये हमारे पास हो गया 22,500। फिर ये हमारे पास आ गया 25,000, और 20,000 इंटू 1.25 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 25,000, और ये 15,000 इंटू 1.5 करेंगे तो ये आ गया 22,500। ओके, और इसकी टोटल कितनी हो गई, इसकी टोटल आ गई हमारे पास 95,000। यदि हम स्प्लिट ऑफ के ऊपर इसको सेल करेंगे तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। ओके, मैं यदि इनको फर्दर प्रोसेस करता हूं तो यहाँ पे बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेस, आफ्टर फर्दर प्रोसेस। तो सेलिंग प्राइस दे रखी है कि हम चोको को कितने में बेचेंगे, 1.25, नुगा को 1.75, 2.50 और 3.25। ये यूनिट अपन बेच बना रहे हैं और इसको बेच रहे हैं, तो आप कहोगे सर इसकी सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये और ये हम मल्टीप्लाई वाई कर देंगे, तो 30,000 इंटू 1.25, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 37,500 सेल्स वैल्यू। 25,000 इंटू 1.75, तो यहाँ पर आ गया अपने पास 43,750, और 20,000 इंटू 2.5, तो ये हो गया 50,000, और 15,000 इंटू 3.25, तो ये हमारे पास आ गया 48,750, और ये हमारे पास टोटल कितनी आ गई इसकी, आप बोलोगे इसकी टोटल आ गई हमारे पास 1,80,000। तो 1,80,000 हमारे पास सेल्स वैल्यू आ गई आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद, कि अपन ने तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितने में बेचेंगे वो वैल्यू आ गई। ओके, मैं आपको बोलूं कि हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, यदि हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं सर, यदि हम यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं, यदि स्प्लिट के ऊपर सेल करेंगे तो हम 22,500 में बेच रहे हैं, बट अपन यदि इसको थोड़ा फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं तो 37,500 कर रहे हैं। अपन बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा सेल कितनी हो रही है, देखो 37,500 और 22,500 में से आप करोगे तो बोलोगे सर $15,000, यानी 15,000 हम एक्स्ट्रा कमाएंगे, यानी हमारे पास सेल्स की प्राइस में डिफरेंसेस आ गए, 15,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। इसमें कितना ले रहे हैं, तो ये और ये कंपैरिजन करेंगे तो 43,750 माइनस 25,000, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18,750 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। 25,000 माइनस 50,000, आप बोलोगे सर यहाँ पर अपन 25,000 एग्जैक्टली एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और 22,500 माइनस 48,750, तो आप बोलोगे 26,250 यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ओके, ऐसे जब कोई क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले देख लेना कि यदि हम स्प्रेड के ऊपर बेचेंगे और इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो कितनी सेल्स आ रही है। यहाँ पर स्प्लिट फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल प्राइस है और स्प्लिट के ऊपर हम बेच रहे हैं, जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, तभी तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। लेकिन हम कितना सेल्स कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 15,000 हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, यहाँ 18,750 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 25,000 यहाँ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और 26,250 हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमें कुछ कॉस्ट करनी पड़ रही है, जिसको हम फर्दर कॉस्ट कह रहे हैं, जो यहाँ पे अपन को दे रखी है एडिशनल कॉस्ट, हमें ये कमाने के लिए इतनी इतनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट चोको के ऊपर हमें 18,000 की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, सेकेंड पे 20,000 की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, थर्ड के ऊपर 22,000 की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, एंड लास्ट में कोकोनट के ऊपर 24,000 की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, तभी तो ये अर्न कर पाओगे। यदि कॉस्ट कुछ एड ऑन करके फिर ही तो मार्केट में बेच पाओगे फर्दर प्रोसेस करने के बाद, तभी तो आपके पास 37,500 में बिकेगा एक अपना चोकोबार। अब आप देखो थोड़ा कि सर हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 15,000, राइट, अपन एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 15,000, लेकिन एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में हम $18,000 का कॉस्ट भी लगा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, इसको 18,000 रुपए लगा के सिर्फ 15,000 रुपए कमा रहे हैं, 3,000 का नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं इसको स्प्लिट ऑफ पे बेच दिया जाए, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पे बेचने तो बेनिफिट है, 18,000 की कॉस्ट लगानी नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर कितना 22,500 रुपए तो अपन यहाँ कमा रहे थे, लेकिन हम 37,500 कमाने के चक्कर में, सिर्फ 15,000 एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में
18,000 हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना सर, 3,000 का यहाँ अपन को नुकसान ही हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है। तो ये क्या कहेंगे, ये अपन चोकोबार को फर्दर प्रोसेस करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर अपने पास फर्दर प्रोसेस करना चोकोबार के लिए सही नहीं है, ये डिसीजन सही नहीं होगा हमारा। तो ये ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थोड़ा आपको ये देखना जरूरी है कि स्प्लिट ऑफ के ऊपर कितनी सेल हो रही है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितनी सेल हो रही है, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा एक्स्ट्रा सेल्स होगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, अच्छी बात है। लेकिन इस एक्स्ट्रा सेल को कमाने के लिए हम कितनी एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हैं फर्दर प्रोसेस में, उसके साथ कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 15,000 हम एक्स्ट्रा सेल कमा रहे हैं, लेकिन 18,000 हम अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं, तो इसको हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे कि 18,750 हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, लेकिन उसको कमाने के लिए $20,000 का एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हैं, तो सर इसको भी फर्दर प्रोसेस करना सही नहीं होगा। फिर 25,000 हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, लेकिन 22,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ रही है, मतलब 3,000 रुपए का बेनिफिट है यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे सर। 26,250 हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है, और 24,000 की कॉस्ट लगा के, तो आप बोलोगे 2,250 हमारे पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, इसको भी फर्दर प्रोसेस करेंगे सर। तो यहाँ पर देखो दो आइटम्स जो चोको और नूगा, यहाँ पर ये हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, और हमारे पास जो पीनट्स और कोकोनट्स है इसका हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया कि चोको और नूगा इसको हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीनट्स और कोकोनट ये जो है फर्दर प्रोसेस हम आगे करेंगे। अब देखो आपको आइडेंटिफाई तो हो गया, अब जब आप कैलकुलेशन करोगे ना वहां मिस्टेक कर दोगे वापस। कैसे कि सर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कांस्टेंट ग्रोथ मेथड हम जब निकालते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट मेथड, तो उसमें हम सेल्स माइनस अपने पास जॉइंट कॉस्ट कितनी लग रही है और अपने पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, लास्ट में जो प्रॉफिट आता है वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा, और उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आपको बोलूँ कि टोटल सेल्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर चोको का सेल्स ले लिया हमने, नुगा का ले लिया हमने, और फिर पीनट्स का ले लिया, और अपने कोकोनट का ले लिया। बताओ चोको की सेल कितनी होगी। चोको की सेल वैल्यू हम यहाँ पे 37,500 लेंगे या 22,500 लेंगे। तो देखो 37,500 तो हम जब लेते जब इसको फर्दर प्रोसेस करते, और आप बोल रहे हो इसको फर्दर प्रोसेस करोगे ही नहीं, तो हमारी सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,500। और सेम थिंग हमारे पास नुगा के ऊपर भी होगा 22,500, और नुगा की सेल वैल्यू कितनी है हमारे पास 25,000। तो 25,000 हमारे पास यहाँ पे नोगा की भी वैल्यू आ गई। अब बताओ पीनट्स और कोकोनट्स के ऊपर हम कौन सी सेल वैल्यू लेंगे। तो सर ये हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगी वो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं 50,000 और 48,750। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया कि 50,000 एंड 48,750, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा सेल वैल्यू। टोटल सेल वैल्यू कितनी हो रही है 22,500 प्लस 25,000 प्लस 50,000 48,750। आप बोलोगे टोटल सेल्स वैल्यू 1,46,250 हमारे पास क्या आएगी सेल्स रेवेन्यू। ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को लेस करेंगे। तो जॉइंट कॉस्ट कितनी दे रखी है अपने पास 72,000 हमें जॉइंट कॉस्ट दे रखी है ऊपर, तो जॉइंट कॉस्ट यहाँ से लेस करेंगे 72,000। फिर अपन इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लेस करेंगे, अब मुझे बताओ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है। यहाँ पर अपन को दे रखी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी यहाँ पे दे रखी है 18,000 20,000 22,000 एंड 24,000। क्या हम सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें से लेस करेंगे, तो आंसर इज नो, हम सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस नहीं करेंगे, क्योंकि सर चोको और नुगा को हम फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं रहे, तो प्रोसेस फर्दर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में ओनली पीनट्स की जो यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा कॉस्ट 22,000 और 24,000 जो लग रही है यही हम कंसिडर करने वाले हैं, ये दोनों कंसिडर नहीं करेंगे। ओके अंडरस्टैंड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप फर्दर प्रोसेसिंग ओनली 22,000
और 24,000 वाली ही लोगे तो आपके पास बोलोगे यहाँ पे 46,000 हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी। अब बताओ आपके पास ग्रोस प्रॉफिट कितना आया, तो आप बोलोगे 1,46,250 माइनस 72,000 माइनस 46,000, आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया 28,250। मैं पूछूं आपको परसेंटेज निकालो तो 28,250 डिवाइडेड बाई 1,46,250 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा डिवाइडेड बाई 146,250 इंटू 100, तो नियर बाय हमारे पास 19.316% आ गया। और ये बोला 2 डेसिमल वाला, तो 19.32% हम क्या कर लेंगे, प्रॉफिट रेशियो ले लेंगे। ओके, अब आओ कि चोको, नुगा, पीनट्स एंड कोकोनट्स, ठीक है, उसकी सेल वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर अपने पास सेल वैल्यू आ गई, चोको का आ गया 22,500, इसका आ गया 25,000, ये हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं तो सर इसको हम 50,000 में बेचेंगे और ये 48,750 में हम बेचेंगे। ओके, मैं इसमें से निकाल दूं, कांस्टेंट ग्रोस प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि आपको सेम कोई भी आपका प्रोडक्ट हो उस पर जो परसेंटेज अपन ने निकाला है वो सब पे सेम लगेगा। तो ये सेम जो सेल्स है और ग्रोस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, मतलब इसमें से प्रॉफिट, इस सेल्स में से अपना प्रॉफिट लेस कर देंगे तो पीछे जो बचेगी वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बचने वाली है। उस कॉस्ट में हम कहेंगे कि उसकी जो पर्सनली खुद की कॉस्ट लग रही है वो, और ज्वाइंट कॉस्ट वो लगेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो था हमारे पास वो 19.32%, यहाँ पर भी 19.32%, यहाँ पर भी 19.32% और यहाँ पर भी 19.32%। कितना कितना है फटाफट जीपी बताओ मेरे को, 22,500 इंटू 19.32% करेंगे तो आप बोलोगे 4347 और आपके पास कॉस्ट आ जाएगी जिसको हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 18,153। ओके, फिर आता है नुगा का 25,000 इंटू 19.32%, तो यहाँ पे 4830 और अपने पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2170। फिर आएगा पीनट्स की 50,000 इंटू 19.32%, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 9660 और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 40,340। 48,750 इंटू 19.32%, तो यहाँ पे अपने पास प्रॉफिट आ गया 9419 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आ गया 39,331। ये अपने पास टोटल कॉस्ट आ गई कि देखो सेल्स वैल्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, कॉक्स ही बचता है जिसको हम कॉक्स बोलते हैं। ये अपना जो टोटल कॉस्ट लगी हुई है वो वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से मैं यदि बोलूं कि आप अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस कर लो, क्योंकि रेस्पेक्टिवली हमें पता है कि किस यूनिट को बनाते टाइम हमारे पास फर्दर कॉस्ट लग रही थी, हमें तो जॉइंट कॉस्ट को बांटना है ना, तो जॉइंट कॉस्ट जो बचेगी वो जॉइंट कॉस्ट ही होगा पीछे से। क्या इसमें फर्दर कॉस्ट लग रही थी चोको में, तो आंसर इज नो, हम इसको फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं रहे थे, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 18,153, सर ये जॉइंट कॉस्ट ही है, ये ऑटोमेटिक अलोकेटेड हो रखी है, क्योंकि हमने मेथड ही इस तरीके से लगाया है। कांस्टेंट ग्रोस प्रॉफिट मेथड यही कहता है कि आपका जो सेल्स वैल्यू हर प्रोडक्ट का उसमें से फिक्स रेट से जो प्रॉफिट है वो लेस कर दो, पीछे जो बचती है वो टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट में से यदि आपने फर्दर प्रोसेस करा है तो उसकी कॉस्ट लेस कर दो, पीछे जो अमाउंट आएगी ना वो आपकी जॉइंट कॉस्ट अलोकेटेड हुई हुई आएगी। नुगा को अपन नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर भी 20,170 एग्जैक्टली हमारे पास क्या बच जाएगी, जॉइंट कॉस्ट बच जाएगी। पीनट्स को हम फर्दर प्रोसेस कर रहे थे, पीनट्स को हम फर्दर प्रोसेस कर रहे थे और फर्दर प्रोसेस की पीनट्स करते टाइम 22,000 और 24,000 कोकोनट को करते टाइम हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही थी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 22,000 और 24,000 लेस करोगे, अब जो वैल्यू बचेगी हमारे पास तो 40,340 माइनस 22,000, तो आप बोलोगे सर 18,340 और 39,331 माइनस 24,000, तो आप बोलोगे 15,331 हमारे पास क्या आएगी, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ये जॉइंट कॉस्ट ऑटोमेटिक अलोकेटेड हो रखी है, जॉइंट कॉस्ट ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, अलोकेटेड हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। और ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोकोनट बार
कोकोनट बार में बताना है कि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी अलोकेट होगी। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 15,311 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, हो जाएगा। और इस तरीके से आपको जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो पहले ये देखना जरूरी है कि हम इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे, देन आप अपना प्रोसेस जो मेथड कह रहा है वो मेथड यहाँ पे लगाइए। ओके, चलो नेक्स्ट अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि नया सिलेबस कब से एप्लीकेबल हो रहा है। तो न्यू सिलेबस है ना, अभी जो अपना एग्जाम विंडो आ रहा है मई और जून वाला, मई और जून में पुराना सिलेबस ही हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। तो जो CMA सपोर्ट पैकेज आया है वो दो आए हैं आपके अकाउंट में, एक तो आया है पुराने वाला, एक आया नया अपडेटेड वाला। तो अभी जो नेक्स्ट विंडो में यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम लिख रहा है तो उसको पुराने वाला ही सपोर्ट एग्जाम्स प्रेफर करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। और जिसका कोई एग्जाम सितंबर और अक्टूबर वाले विंडो में होगा तो उसको पूरा का पूरा नया स्टडी मेट यूज करना पड़ेगा। और नए स्टडी मेट में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, और आपको जो में सपोर्ट पैकेज आया है वो भी नया वाला ही यूज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया, टॉपिक उठा के इंटरचेंजेबल करा है, सेक्शंस जो एफ के टॉपिक थे जो पार्ट 2 में थे वो कुछ उठा के सेक्शन पार्ट ए में डाल दिया उन्होंने। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। तो अभी किसी का एग्जाम्स मई और जून में है उसको पुराने वाला सपोर्ट ही यूज करना चाहिए, और जिनका सितंबर और अक्टूबर में उनको तो पूरा का पूरा स्टडी मेट ही नया हो जाएगा। अब बता दो सर चेंजेस क्या क्या हुआ है, तो एक बार हम देख लेते चेंजेस। ओके, द CMA 2024 सिलेबस चेंज हो चुका है। हम जो सिलेबस यूज कर रहे थे वो लास्ट चेंज हुआ था 2020 में, और उसके बाद अब चेंज हो रहा है 2024 में। ओके, यहाँ पर जो भी हमारे पास सिलेबस चेंजेस होगा वो सितंबर और अक्टूबर विंडो और उसके बाद जितने भी विंडो है उनमें एप्लीकेबल होने वाला है। समरी में उन्होंने पहले ही बोल दिया कि स्मॉल चेंजेस मेड टू द सिलेबस, यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, बड़े चेंजेस नहीं हुए। नो मेजर एडिशन और डिलीशन, कोई भी यहाँ पे कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ बड़ा, और कोई भी यहाँ पे ज्यादा डिलीट नहीं करा है। नो मेजर चेंजेस, छोटे मोटे डिलीशन और एडिशन हुए हैं, कोई ज्यादा इतना दिक्कत वाली बात है नहीं। नेम चेंजेस इन द सेक्शंस, पहली बात तो इन्होंने क्या कर दिया, नाम ही चेंज कर दिया। अभी वो सीजन चल रही है नाम चेंज करने वालों की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्ट 2 जिनका CMA एग्जाम पार्ट 2 सितंबर और अक्टूबर विंडो में है, उनके लिए जो डिसीजन एनालिसिस हुआ करता था वो अब बिजनेस डिसीजन एनालिसिस होगा। सेक्शन D में जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इंटरप्राइजेस रिस्क मैनेजमेंट, उसका नाम चेंज हुआ है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम पढ़ते थे वो अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करा है, बाकी कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ। अब आते हैं पार्ट 1 में कुछ एडिशन, छोटा मोटा एडिशन करा है। क्या एडिशन करा है कि जब अपन सेक्शन ए पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला टॉपिक आता है, उस टॉपिक में यहाँ पे सिर्फ ओनली इन्होंने कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम 50% से ज़्यादा यदि किसी के शेयर खरीदते हैं किसी दूसरी कंपनी के तो वो हमारी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंसोलिडेट करते हैं। तो वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नया आ गया। इसके मेथड्स जो मॉडल्स है, वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल एंड वोटिंग्स इंटरेस्ट मॉडल्स जो होते हैं वो यहाँ पे मॉडल दे रखे हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर जो 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप ऑफ कंसोलिडेशन अकाउंटिंग, फुल कंसोलिडेशन, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन एंड इक्विटी कंसोलिडेशन, यहाँ 3 टाइप के कंसोलिडेशन भी दे रखे हैं कि आप इस तरीके से कंसोलिडेशन करेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास बता रखा है कि कंसोलिडेशन करते टाइम जो इंट्रा कंपनी बैलेंस होता है या इंट्रा कंपनी वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस तरीके से हम कंसोलिडेशन करते टाइम उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको वहां से हटाएंगे। तो वो ट्रांजेक्शन सेक्शन ए में उन्होंने दे दिया है। पहले ये इतना नहीं हुआ करता था, सिर्फ ओनली नॉर्मल पॉइंट्स थे यहाँ पे कंसोलिडेशन से रिलेटेड कि हम कब फेयर वैल्यू मेथड यूज करते हैं, कब इक्विटी मेथड यूज करते हैं और कब हम कंसोलिडेशन यूज करेंगे। लेकिन इन्होंने अब थोड़ा सा टॉपिक को बढ़ा दिया है। ओके, सेक्शन ई में गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंसेस में थोड़ा वो चेंजेस करा है कि आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन मेथड फॉर टेस्टिंग एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग इंक्वायरी ऑब्जर्वेशंस इंस्पेक्शंस एंड री परफॉर्मेंस। यहाँ पर जब अपने रिस्क
गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंसेस पढ़ते थे, तो वहाँ पर सिर्फ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड हम कौन से मेथड्स यूज करते हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, उसके साथ साथ में अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनका इंस्पेक्शन करेंगे, किस तरीके से हम उनकी री परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा ये पॉइंट ऐड किया है इन्होंने। एक्सप्लेन हाउ टू रेमिडिएट इंटरनल कंट्रोल डिफिशियंसी, किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को हम कम करेंगे, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से उस इंटरनल कंट्रोल में सुधार करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट ऐड करे उन्होंने। और सेक्शन ऐप में अभी पार्ट 1 की बात चल रही है, ठीक है, पार्ट 1 में एडिशन की बात चल रही है ओनली। सेक्शन ऐप में टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स जो टॉपिक हुआ करता था, उसमें डेटा एनालिटिक्स में डिफाइन डेटा मैनेजमेंट की यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर रखा है डेटा मैनेजमेंट को, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के बताया है कि थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लोर करा है। और टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स की कौन कौन से टाइप होते हैं, डेमोस्ट्रेट ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रिकॉग्नाइज व्हेन दीज टेक्निक्स आर अप्रोप्रिएट। देखो हमने ऑलरेडी मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन इस टेक्निक को किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं अप्रोप्रिएट मैनर के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर उन्होंने वापस समझाया है। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशंस इक्वेशन एज अप्लाइड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन। हमने मेथड देख रखा था, इक्वेशन भी देख रखी थी, लेकिन कौन सी सिचुएशन में वो सही फिट होगी वो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बताया। तो यहाँ पे सेक्शन ऐप में 2 आइटम ऐड करें, डेटा एनालिटिक्स और यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ टाइप कि यहाँ पर अपन को स्पेसिफिक रिग्रेशन एनालिसिस का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा था पार्ट 1 में एडिशन। अब पार्ट 1 में डिलीट क्या करा उन्होंने, नए वाले सिलेबस में उन्होंने डिलीट क्या करा। सेक्शन डी में जो अपने पास प्रोसेस कॉस्टिंग इज रिड्यूस, नो कैलकुलेशन फॉर ईयूपी, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन, अब उसकी कैलकुलेशन हटा दी गई है। टीओसी थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का और वो छोड़ के भी चले जाते हैं, तो अब वो हटा ही दिया। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, देखो ये एक्चुअल में हटाना नहीं चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट अभी कह सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो यूज हो रही है वो है एबीसी कॉस्टिंग जो हम बोलते हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, बट आई डोंट नो इन्होंने हटा दिया है। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो टॉपिक हुआ करता था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। वे टू इम्प्रूव अकाउंटिंग प्रोसेस, जो किस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे वो टॉपिक भी इन्होंने हटा दिया है। एंड सेक्शन ऐप में से कोविड हटा दिया है, कोर्सो फ्रेमवर्क को रखा है, कोविड फ्रेमवर्क को इन्होंने हटा दिया है। पार्ट 2 में कुछ एडिशंस हुए हैं। एडिशन में हम देखेंगे सेक्शन ए में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक नया टॉपिक डाला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑलरेडी हम एनालिसिस तो कर ही रहे थे कंपैरेटिवली। एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड दैट कैन बी यूज्ड टू मेक बिजनेस डिसीजन। अब क्या कर रखा है, हम ट्रेंड के साथ में, पैटर्न्स के साथ में किस तरीके से कंपैरेटिव देखेंगे कि दो इंडस्ट्री के साथ में क्या क्या हो रहा है और उस तरीके से हम अपने बिजनेस में डिसीजन लेंगे। तो थोड़ा सा इन्होंने कुछ नया ऐड करा है। तो कह सकते हैं कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बेटर नॉलेज होगा यहाँ पे। ओके, ये एडिशन करा है। सेक्शन बी में रेजिंग कैपिटल्स, कैपिटल को हम रेज कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डाला है इन्होंने कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने की डेट लोगे या इक्विटी लोगे, तो डेट लेना और इक्विटी लेने में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है ओनली। सेक्शन ए में कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड, कौन कौन से मेथड हो गए, डिफाइन एंड कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ऑलरेडी हम करते थे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करते थे, लेकिन इतना हम फास्टली नहीं करते थे, इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करवाया। डिस्क्राइब हाउ द सेंसिटिविटी एनालिसिस इज यूज्ड इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनालिसिस, किस तरीके से कि हम सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज करेंगे तो अपना डिसीजन एनालिसिस किस तरीके से कैलकुलेट करने वाला है। थोड़ा सा इन्होंने और ब्रॉडली बताया है कि आप इसको यूज करके तो देखो, हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ रखी है, यूज कैसे करते हैं वो हमने अभी तक देखा नहीं है, तो यूज करना भी इन्होंने बताया है। सेक्शन ऐप में बिजनेस एथिक्स एड करा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फ्रॉड, कि बिजनेस में कौन कौन से फ्रॉड होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है।
सच एज एसेट्स मिस एप्रोप्रिएशन, कि हमारे पास एसेट्स चोरी हो रही है तो किस तरीके से उसको रोकोगे, आइडेंटिफाई किस तरीके से करोगे। मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अक्सर हर कंपनीज में जो चांसेस होते हैं मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे और किस तरीके से उसको मिटिगेट करने की कोशिश करोगे। तो मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी पॉइंट डाला है। कैश एंड इन्वेंट्री थेफ्ट, कि हमारे पास कैश और जो हमारे पास इन्वेंट्री है चोरी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या इंटरनल कंट्रोल लगाओगे, किस तरीके से हमारे पास आइडेंटिफाई करो कि कहाँ से चोरी हो रही है, कौन कर रहा है। पेरोल फ्रॉड्स, सर हमारे पास जो सैलरी जाती है उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। फेक सप्लायर एंड अकाउंट रिसीवेबल्स फ्रॉड, कि हमारे पास बहुत सारे फेक सप्लाई, एक सप्लाई करते ही नहीं है लेकिन हमारे जो अकाउंटेंट साहब है या कोई दूसरे पर्सन है वो यहाँ पर सप्लायर्स के कुछ बिल दिखा देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल से पैसा आ गया लेकिन आप अभी तक उसको आउटस्टैंडिंग दिखा रखा है, तो उसको किस तरीके से रोकेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल लगाएंगे एथिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर वो इन्होंने नया पॉइंट डाला है। एथिकल कंसिडरेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, की एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या होने वाला है। डिफाइन डेटा एथिक्स एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू हाउ कंपनीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल आर यूज्ड द डेटा दे कलेक्ट। ऑलरेडी हम देखते थे कि प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी में हम जो फेयरनेस वगैरह जो भी प्रिंसिपल्स होते थे उससे रिलेटेड हम पढ़ते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा डेटा एक्सटेंड करा है कि आप इस मॉडल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में या जो रिलेटेड कंपनीज है वो किस तरीके से इसको डेटा कलेक्ट करने में यूज करने वाली है, वहां पे ये पॉइंट ऐड करा है इन्होंने। डेमोस्ट्रेट ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ गवर्नमेंटल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, की गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी सही तरीके से हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पर्पस बता रहे हैं कि आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो ये थे सेक्शंस, सॉरी पार्ट 2 के एडिशंस। पार्ट 2 में क्या क्या डिलीट करा है, पार्ट 2 में थोड़ा सा डिलीट करा है मॉरल फिलोसॉफी जो हम पढ़ते थे, इगोइज्म है ना और यूटिलाइजेशन, ये सारी जितनी भी चीजें पढ़ते थे वो हटा दिए। स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैल्यू एंड एथिक्स, वैल्यू और एथिक्स को भी इन्होंने क्या कर दिया, वो सिर्फ ओनली फॉर क्या स्टेटमेंट बता रखा, जो स्टेटमेंट दे रखा ना वैल्यू और एथिक्स का छोटा छोटा पॉइंट था उन्होंने वहां से हटा दिया। ओके, तो ये स्मॉल चेंजेस है सीएमए करिकुलम में चेंजेस में। अभी यदि कोई नेक्स्ट विंडो में एग्जाम्स लिख रहा है मई और जून में, तो उनको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास सिलेबस है उसी को रीड करिए, उसी की प्रैक्टिस करिए। हॉक इंटरनेशनल ऑलरेडी अपने एमसीक्यूज या अपने जो टॉपिक है वो अपडेट कर चुका है, तो यदि आपके पास अपडेटेड यदि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको रीड कर लीजिए। बाकी सीएमए सपोर्ट पैकेज जो आईएमए में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया उस टाइम आपको एक मेल आई होगी, वो एमसीक्यू 101% आपको सोल्व करके जाने चाहिए। एंड जो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं उसके जस्ट नीचे वो भी आपको उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो ही होगा। और टारगेट हमें 450 प्लस रखना है, तब जाके हमारा सही तरीके से रिजल्ट आएगा और जो हमारा एम है वो अचीव होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप सो आपका बहुत अच्छा पेपर जाए।